स्वागत है आपका अपने चैनल संकल्प सक्सेस में। आज हम इसमें आरआरबी ग्रुप डी 2026 में 28/11/2025 को पूछे गए पीवाईक्यू पेपर करने वाले हैं, जो कि हमारा सेकंड शिफ्ट का रहेगा। इसमें हम स्टेप बाय स्टेप सारे क्वेश्चंस को डिटेल से समझेंगे। अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही हो तो इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें है क्वेश्चन नंबर 1, पौधों में वृद्धि केवल विशिष्ट क्षेत्रों में ही क्यों होती है? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। जो मेरिस्टेमेटिक ऊतक होते हैं वो केवल विशिष्ट क्षेत्रों में ही स्थित होते हैं, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। पौधों में कोशिका विभाजन की क्षमता केवल विभाज्य ऊतक में ही होती है। ये ऊतक पौधों के निश्चित भागों जैसे जड़ और तने के शीर्ष मोटाई वाले भाग में ही पाए जाती है, इसीलिए वृद्धि केवल इन्हीं विशिष्ट क्षेत्रों में होती है, इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, पादप कोशिका भित्ति मुख्य रूप से किससे बनी होती है? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सेलुलोज की बनी होती है। जो पौधों की कोशिका जो भित्ति होती है यानी कि सेल वॉल, ठीक है, कोशिका भित्ति सेल वॉल एक जटिल कार्बोहाइड्रेट से बनी होती है जिसे हम सेलुलोज कहते हैं। यह पादप कोशिका को जो संरचनात्मक दृढ़ता होती है उसको वो मजबूती प्रदान करता है, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, सेलुलोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सी धातु आसवन द्वारा शुद्ध की जाती है? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, जस्ता के द्वारा शुद्ध की जाती है। कम जो क्वथनांक होते हैं यानी कि लो बॉइलिंग पॉइंट वाली जो धातुएं होती हैं जैसे कि जस्ता यानी कि जिंक, ठीक है, और पारा यानी कि मरकरी जो होता है को आसवन विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है। इसमें धातु को वाष्पीकृत करके फिर इसे क्या करते हैं, कंडेंसन यानी कि संघनित कर लिया जाता है, जिससे अशुद्धियाँ जो होती है वो पीछे छूट जाती हैं और इसे हम जस्ता जो धातु है इसको आसवन द्वारा हमें शुद्ध कर लेते हैं, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में पोषण नाल से अवशोषित पदार्थों का विभिन्न अंगों तक परिवहन होता है जहां उनका उपयोग जटिल पदार्थ के निर्माण हेतु किया जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, स्वांगीकरण। पाचन तंत्र द्वारा जो अवशोषित भोजन होता है जब रक्त के माध्यम से शरीर की जो कोशिकाओं हैं तक पहुंचता है और वहां उसका उपयोग ऊर्जा वृद्धि और मरम्मत के लिए एक नए जटिल पदार्थों को बनाने में होता है, तो उस प्रक्रिया को हम स्वांगीकरण कहते हैं, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, एथेनॉल को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की अधिकता में 443 केल्विन पर गर्म करने पर एथीन प्राप्त होता है। होने वाला जो रासायनिक है वो परिवर्तन क्या होगा? इसमें पूछ रहा है परिवर्तन क्या होगा। अगर हम बात करें इसमें एथेनॉल को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अधिकतम 443 केल्विन पर गर्म करने पर, तो जैसे ही गर्म करेंगे तो इसमें जैसे फॉर्मूला है, रासायनिक समीकरण जैसे है CH3CH2OH। जब हम इसको गर्म करते हैं यानी कि H2SO4 को हम H2SO4 को हम 443 केल्विन पे गर्म करते हैं तो इसमें CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2O का निर्माण होता है। यहाँ पे जो एथेनॉल है, एथेनॉल में से पानी का एक अणु यानी कि जो H2O होता है वो बाहर निकल जाता है, इसलिए इसे हम क्या करते हैं, निर्जलीकरण कहते हैं यानी कि डिहाइड्रेशन, इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, 15 ओम और 5 ओम के दो प्रतिरोधक 12 वोल्ट की बैटरी के साथ श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। परिपथ में कितनी धारा प्रवाहित होगी? इसका सही आंसर क्या होगा? अगर हम बात करें इस क्वेश्चन की तो जैसे श्रेणी क्रम में जो कुल प्रतिरोध है जैसे R बराबर R1 प्लस R2 बराबर, जैसे हम R1 प्लस R2 करेंगे तो R1 का मान है 15 प्लस R2 का मान है यहाँ पे 5, तो इस R का मान निकालेंगे तो आ जाएगा 20 ओम। ठीक, अब हम इसमें फॉर्मूला रख लेंगे ओम के नियम के अकॉर्डिंग, तो I बराबर होता है V/R। ठीक, इसका मान रखने पर V का मान यहाँ पे कितना है 12 और R का मान कितना है 20। जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो इसका सही आंसर आ जाएगा 0.6।
एम्पियर। ठीक है, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 0.6 एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्या होता है जब एक पेंडुलम बॉब अपनी औसत स्थिति में चरम स्थिति तक झूलता है? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, स्थितिज ऊर्जा बढ़ती है और गतिज ऊर्जा भी घटती है। औसत स्थिति में जो पेंडुलम होता है उसका वेग अधिकतम होता है। जैसे ही वह चरम स्थिति की ओर जाती है तो उसकी जो ऊंचाई है वो बढ़ने के कारण जो स्थितिज ऊर्जा है यानी कि पोटेंशियल एनर्जी है वो बढ़ती है, और वेग शून्य होने के कारण जो गतिज ऊर्जा होती है यानी कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो हमारी घटती है। इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, स्थितिज ऊर्जा बढ़ती है और गतिज ऊर्जा घटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। प्रजनन स्वास्थ्य में गर्भ निरोध का क्या उद्देश्य है? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अनियोजित गर्भधारण को रोकना। गर्भ निरोधक उपायों का मुख्य उद्देश्य असुरक्षित यौन संबंधों के दौरान अनचाहे या अनियोजित गर्भधारण को रोकना और परिवार नियोजन में मदद करना होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। हवा से तिरछी दिशा में चलकर कांच की एक स्लैब पर पड़ने वाले प्रकाश की किरण पर विचार करें। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला कथन दे रखा है आपतन कोण अपवर्तन कोण से छोटा होता है। दूसरा कथन है अपतन कोण निर्गमन कोण से बड़ा होता है। तीसरा ऑप्शन है जैसे ही प्रकाश की किरण वायु से ऊर्जा में प्रवेश करती है तो प्रकाश की चाल कम हो जाती है। ऑप्शन 4 है आपतित किरण और निर्गित किरण एक दूसरे के समांतर होते हैं। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन यहाँ पे दे रखा है। अगर हम इसके बारे में बात करें, जब प्रकाश जो होती है वो हवा यानी कि जैसे ऑप्शन के बारे में बात करें तो इसमें जो दूसरा सही है, अपतन कोण निर्गमन कोण से बड़ा होता है। और इसमें तीसरा जो दे रखा है जैसे ही प्रकाश की किरण वायु से कांच में प्रवेश करती है तो प्रकाश जो होती है वो की चाल कम हो जाती है, ये भी ठीक है। अपतित किरण और निर्गित जो किरण होती है एक दूसरे के समांतर होती है, ये भी सही है। इसलिए इसका ऑप्शन होना चाहिए 2, 3 एंड 4। तो जैसे यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है यहाँ पे एक ऐड कर लेते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए जी सी को ले लेते हैं। इसमें 2, 3 दे रखा है, इसको 1 को और ऐड कर लीजिए यानी कि सॉरी 2, 3 और 4 को ऐड कर लेते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, दूसरा, तीसरा और चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। अभिकथन और कारण नामक निम्नलिखित दो कथनों में के संबंध में सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन दे रखा है ध्वनि तरंगे अयांत्रिक तरंगे हैं, जबकि कारण दे रखा है ध्वनि तरंगों को संचरण के लिए एक भौतिक माध्यम की आवश्यकता होती है। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अभिकथन असत्य है लेकिन कारण सत्य है। ठीक है, यहाँ पे जो ए और आर दोनों ही सही है, लेकिन आर जो है वो ए की सही व्याख्या नहीं है, दोनों कथन अलग अलग हैं। ठीक है, ध्वनि तरंगे जो होती हैं वो अनुदैर्घ्य होती हैं क्योंकि माध्यम के जो कण होते हैं तरंग की दिशा में ही आगे पीछे कंपन करते रहते हैं। ध्वनि की जो चाल होती है, ध्वनि को चलने के लिए एक माध्यम चाहिए, यह भी सच है, लेकिन माध्यम की आवश्यकता होना उसके अनुदैर्घ्य होने का एक मुख्य कारण नहीं है। इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। एक मुर्गी पालक ऐसे ही पक्षी चाहता है जो कम चारा खाए, ज़्यादा गर्मी सहन कर सके और अच्छी गुणवत्ता वाले चूजे पैदा करे। उसे कौन सी रणनीति अपनानी चाहिए? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका आंसर जानने से पहले अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही हो तो इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, विदेशी और स्थानीय मुर्गी पालन का संकरण। अगर हम बात करें इसमें जो स्थानीय है यानी कि जो देसी नस्ल होते हैं उसमें रोग जो होते हैं वो प्रतिरोधक क्षमता और गर्मी सहन की शक्ति अच्छी होती है, जबकि विदेशी जो नस्ल होती है उसमें कम चारे में अधिक व्यावसायिक लाभ जैसे कि अंडे या मांस देने के गुण होते हैं। दोनों के संकरण जो होते हैं वो संकरण मीन्स जैसे क्रॉस ब्रीडिंग से वांछित जो गुण होते हैं वाली हाइब्रिड नस्ल प्राप्त होती है। इसलिए सही आंसर होगा ऑप्शन डी, विदेशी और स्थानीय मुर्गी पालन का संकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। थॉमसन के परमाणु मॉडल के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, इलेक्ट्रॉन धनात्मक आवेशित गोले में यादृच्छिक रूप से प्रसारित होते हैं। ठीक, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो धनात्मक आवेशित गोले में यादृच्छिक रूप से प्रसारित होते हैं। जैसे थॉमसन के जो प्लग पुडिंग मॉडल था या फिर जैसे तरबूज का मॉडल के अनुसार परमाणु एक धनावेशित गोला होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन ठीक उसी प्रकार धसे होते हैं जैसे तरबूज के बीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर
13 निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन कथन दे रखा है यहाँ पे ए, घ्राण सूचकों का उपयोग किसी यौगिक के अम्लीय या क्षारीय प्रकृति की जांच के लिए किया जाता है। कथन 2 दे रखा है, बी दे रखा है लौंग का तेल एक घ्राण सूचक है। कथन सी दे रखा है लौंग के तेल का उपयोग किसी भी यौगिक की शुद्धता की जांच के लिए किया जाता है। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, केवल ए और बी। जो घ्राण सूचक होते हैं वे पदार्थ होते हैं जिसकी गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में बदल जाती है कथन ए के अनुसार, जबकि लौंग का जो तेल होता है और प्याज इसके प्रमुख उदाहरण हैं। कथन बी सही है, ठीक है, यानी कि कथन ए और कथन बी सही है। लेकिन अगर कथन सी के बारे में बात करें, क्योंकि लौंग का जो तेल होता है किसी भी यौगिक की सामान्य शुद्धता जांचने का पैमाना नहीं है, इसलिए ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। आर्किमिडीज का सिद्धांत कहता है कि जब कोई पिंड किसी तरल पदार्थ में डूबा होता है तो उसे किसका अनुभव होता है? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, पिंड द्वारा विस्थापित द्रव के भार के बराबर ऊपर की ओर बल। जब किसी भी वस्तु को किसी तरल में पूरी या आंशिक रूप से डुबोया जाता है तो उस पर ऊपर की ओर एक उत्प्लावन बल कार्य करता है जो उस वस्तु का विस्थापन किए गए तरल के भार के बराबर होता है, इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे अच्छे ढंग से बताता है कि हार्मोनल गर्भ निरोधक गोलियों के दुष्प्रभाव क्यों हो सकते हैं? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, वे प्राकृतिक हार्मोनल संतुलन को बाधित करता है और अन्य शारीरिक क्रियाओं को प्रभावित करता है। जैसे इन गोलियों में जो कृत्रिम हार्मोन्स होते हैं यानी कि एस्ट्रोजन या फिर प्रोजेस्टेरोन होते हैं जो शरीर की जो प्राकृतिक ओव्यूलेशन होता है उस चक्र को रोकते हैं। इस कृत्रिम बदलाव के कारण शरीर का जो प्राकृतिक हार्मोनल होता है वो संतुलन प्रभावित होता है, जिससे मूड स्विंग्स होते हैं, मतली या फिर अन्य साइड्स इफेक्ट्स होते हैं, इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। इस क्वेश्चन में पूछा है कि उस तत्व की पहचान कीजिए जो प्रकृति में अणुओं के रूप में विद्यमान नहीं होता है। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, हीलियम। हीलियम एक उत्कृष्ट या अक्रिय गैस यानी कि नोबल गैस है। इसका जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो विन्यास पूर्ण होता है, इसलिए यह अत्यधिक स्थिर होती है और प्रकृति में स्वतंत्र रूप से एकल परमाणु, ठीक है, के रूप में रहती है, अणु नहीं बनाती है। जबकि जो आयोडीन होता है यानी कि I2 और हाइड्रोजन यानी कि H2, क्लोरीन Cl2 के रूप में रहते हैं, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, हीलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित में से कौन सा कथन ठीक प्रकार से वर्णन करता है कि ठोसों और द्रवों की तुलना में गैसों को आसानी से संपीड़ित किया जा सकता है? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, गैसों के जो कण होते हैं वो शिथिल रूप से संकुलित होते हैं और इसमें लित होते हैं और इसमें अंतराणविक अंतराल अधिक होता है, ठीक है। अगर हम बात करें इसमें गैसों की, तो जो गैस के जो कण होते हैं उनके बीच अंतरा आणविक यानी कि इंटरमोलिकुलर जो स्पेस होता है वो बहुत ही अधिक होता है और उनके बीच का जो आकर्षण बल होता है वो नगण्य होता है। दाब बढ़ने पर इन कणों को आसानी से पास लाया जा सकता है जिससे वे संपीड़ित हो जाते हैं, इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित में से कौन सा यौन संचारित रोग जीवाणु यानी कि बैक्टीरियम के कारण होता है? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सुजाक के कारण। जो सुजाक होता है उसका एक यौन निसंचारित रोग होता है जो कि जैसे सुजाक है इसके नेसेसिया घोरानॉन्स नामक जीवाणु होते हैं जिसको हम बोलते हैं NEISSERI नेसेसिया GONORRHOEA नामक जीवाणु के कारण होता है, जबकि ये जो HIV या एड्स होते हैं इनके वायरस से और इनके वर्ड्स से, ठीक है, वर्ड्स यानी कि जैसे मान लो ये मस्सा जो होता है वो HBV वायरस से होते हैं, जबकि इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, सुजाक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। एक गोलीय लेंस की जो वृत्ताकार बाहर रेखा होती है यानी कि जैसे सर्कुलर आउटलाइन होती है उसके प्रभावी व्यास को क्या कहते हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, अपर्चर यानी कि द्वारा। किसी भी प्रकाशीय लेंस या दर्पण की वह वृत्ताकार सतह जिससे होकर प्रकाश वास्तव में गुजरता है या परावर्तित होता है उसके व्यास को लेंस का द्वारा यानी कि अपर्चर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित में से कौन सा
बड़े बांधों का परिणाम नहीं है। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, वन रोपण। वन रोपण, जो बड़े बांध होते हैं वो बनने से बहुत बड़ा वन क्षेत्र पानी में डूब जाता है, जिससे वनों का विनाश होता है। और वन रोपण यानी कि जैसे पेड़ लगाना, इसका परिणाम नहीं बल्कि इसके विपरीत प्रक्रिया है। ठीक है, इसलिए सही आंसर होगा ऑप्शन ए, बांधों का परिणाम नहीं है। इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन ए, वन रोपण। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। कार्बन यौगिकों के संदर्भ में शाखित श्रृंखला संरचना को की क्या विशेषता है? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, जो कार्बन परमाणु होते हैं वो मुख्य कार्बन श्रृंखला से जुड़े होते हैं और पार्श्व समूह बनाते हैं। अगर हम बात करें इसमें, जो कार्बन परमाणु मुख्य रूप से श्रृंखला होते हैं, जो शाखित श्रृंखला है वो संरचना में सभी जितने भी कार्बन होते हैं परमाणु एक सीधी रेखा में ना होकर कार्बन, जो कुछ कार्बन होते हैं वो परमाणु वो मुख्य पेरेंट श्रृंखला के बीच में से शाखाओं, ठीक है, के रूप में लटके या फिर जुड़े होते हैं। जैसे कि मान लीजिए आइसोब्यूटेन, इसका सही मतलब एग्जाम्पल है इसका आइसोब्यूटेन। इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। जब एथीन ब्रोमीन के साथ अभिक्रिया करता है तो किस उत्पाद का निर्माण होता है? ठीक, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 1 और 2 डाइब्रोमो एथेन। यह एक योगात्मक अभिक्रिया होती है, जैसे CH2 बराबर CH2 प्लस ब्रोमीन यानी कि Br2। जब ये अभिक्रिया कराई जाती है इसकी, तो CH2Br और CH2Br का निर्माण होता है। इसमें एथीन एक द्विबंध टूटता है और दोनों ही कार्बन परमाणुओं में से एक एक ब्रोमीन परमाणु जुड़कर 1 और 2 डाइब्रोमो एथेन बनाती है। इसलिए सही आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित में से कौन सा गति समीकरण कण के अंतिम वेग से स्वतंत्र है? इसका सही आंसर क्या होगा? जो गति के इस द्वितीय जो समीकरण है इसमें केवल जैसे विस्थापन यानी कि s, प्रारंभिक वेग यानी कि यहाँ पे ut प्रारंभिक वेग u एंड ut समय जो होता है उसको हम t से डिनोट करते हैं और जो त्वरण होता है उसे हम a से डिनोट करते हैं। ये सभी शामिल हैं। इसमें जो अंतिम वेग होगा वो v है। ठीक है, v भी प्रयुक्त, इसमें v कभी भी प्रयुक्त नहीं होता है। इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। s बराबर क्या होता है? ut प्लस हाफ at स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। कम द्रव्यमान और उच्च वेग वाली गोली समान चाल से फेंके गए भारी पत्थर की तुलना में लक्ष्य को अधिक गहराई तक भेज सकती है। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, इसका जो जड़त्व होता है वो कम होता है। ठीक है, विकल्प के अनुसार देखा जाए तो प्रश्न पत्र में जो ऑप्शन डी दे रखा है इसके अनुसार जो गोली है उसका द्रव्यमान कम होने के कारण उसका विस्थापन जो विरामावस्था है यह गति में परिवर्तन का विरोध जैसे कि जड़त्व कम होता है, जिससे वह लक्ष्य की सतह के घर्षण या रुकावट को आसानी से पार कर गहराई तक धंस जाती है। अगर हम बात करें इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट की, तो जो भौतिक होता है भौतिक के नियमों के अनुसार उसका जो उच्च होता है संवेग और गतिज ऊर्जा भी उसके मुख्य कारण होते हैं। इसलिए सही आंसर होगा ऑप्शन डी, इसका जड़त्व कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। ये हमारा एक लास्ट क्वेश्चन है। अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही है तो इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा किसी भी पदार्थ का अभिलाक्षणिक गुणधर्म है? इसका सही आंसर क्या होगा? ठीक, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, प्रतिरोधकता। धारा प्रतिरोध और वोल्टेज वस्तु के आकार, लंबाई व मोटाई बदलने पर बदल जाते हैं, परंतु जो प्रतिरोधकता होती है यानी कि रेजिस्टिविटी केवल पदार्थ की प्रकृति और तापमान पर निर्भर करती है, आकार पर नहीं। इसलिए यह पदार्थ का एक विशिष्ट या अभिलाक्षणिक गुणधर्म होता है। ये हमारी सीरीज़ का जो लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है, अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही है तो इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस चैनल। जय हिंद।